कौन है वंशिता राठौर जिसे प्यार करने की बहुत दर्दनाक सजा मिली? कौन था वंशिता को मारने वाला जिसने उसकी बेरहमी से जान ले ली? 26 अगस्त 2022 को पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा कि पूरा मुंबई हैरान रह गया? क्यों पुलिस मारने वाले बदमाशों को पकड़ने में नाकामयाब रही? कितने शातिर थे ये बदमाश जिन्होंने 1 महीने तक पुलिस को घनचक्कर बना के रखा? क्या है मुंबई के इस शॉकिंग केस फाइल की कहानी? आइए जानते हैं। पच्चीस अगस्त 2022 की सुबह आम दिनों की तरह थी। अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिता भी हर रोज की तरह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं पर वंशिता घर नहीं लौटती। माँ भावना को बेटी की चिंता होने लगती है, पर वो इस उम्मीद में थी कि कुछ देर में बेटी आ जाएगी। शाम को 4 बज जाते हैं, फिर 5 और देखते ही देखते 6, पर अभी वंशिता की कोई खैर खबर नहीं होती। ये देखकर वंशिता का पूरा परिवार घबरा जाता है और उसकी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करके वंशिता के बारे में जानकारी ली जाती है। लेकिन वंशिता की दोस्त बताती है कि आज वंशिता स्कूल ही नहीं आई थी। ये सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उनका शक यकीन में बदल गया था कि वंशिता के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। परिवार हर उस घर में जाकर पूछताछ करता है जहां वंशिता जा सकती थी, पर हर जगह से नाकामयाबी हाथ लगती है। इसलिए अब परिवार अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की हेल्प लेता है और पुलिस वंशिका की कम उम्र के चलते अपहरण का केस दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। पर पुलिस के हाथ में वंशिता से जुड़ा कोई सबूत नहीं लगता और फिर 26 अगस्त यानी अगले ही दिन नाए गांव के वसई ईस्ट के वालेक इलाके में एक सड़क किनारे लोगों को एक लावारिस बैग मिलता है, जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बैग का इस तरह से पड़ा होना लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रहा था और जब उन्होंने सूटकेस खोल के देखा तो इनका शक सही साबित हुआ, क्योंकि इसमें एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। इस बात की खबर अंधेरी पुलिस को भी मिल गई और जब पुलिस लोकेशन पे पहुंची और लड़की को देखा तो इन्हें कुछ शक सा हुआ, क्योंकि ये लड़की मिसिंग रिपोर्ट वाली लड़की से मेल खा रही थी। इसलिए पुलिस ने वंशिता के परिवार को कॉल करके बॉडी की पहचान करने के लिए बुला लिया और जब परिवार ने इस बॉडी को देखा तो वो फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि ये उनकी 15 साल की बेटी वंशिता ही थी। बॉडी के साथ एक कंबल था और साथ ही एक स्कूल ड्रेस भी थी। पुलिस ने इन सब चीजों को अपने कब्जे में लेकर वंशिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस परिवार से पूछताछ करती है और जानने की कोशिश करती है कि कहीं उनके किसी दुश्मन ने तो वंशिता को नहीं मारा। वंशिता के पेरेंट्स संतोष मकवाना नाम के एक लड़के का नाम लेते हैं, जो कुछ टाइम से वंशिता के पीछे पड़ा हुआ था और पेरेंट्स ने उसके साथ मारपीट कर उसे वंशिता से दूर रहने की धमकी भी दी थी। पेरेंट्स पुलिस को संतोष के मोबाइल नंबर से लेकर उसका एड्रेस तक सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब पुलिस संतोष के घर छापेमारी करती है तो संतोष वहां मौजूद ही नहीं होता, बल्कि वो तो कहीं फरार हो गया था। संतोष को ढूंढने और 25 अगस्त के दिन डिटेल निकालने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद लेती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई जाती हैं। सबसे पहले उस रास्ते की फुटेजेस खंगाली जाती है जहां से वंशिता स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती थी। 25 अगस्त को भी वंशिता स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल की तरफ जाती हुई तो दिखाई देती है, पर वो एक अलग से रास्ते पे मुड़ जाती है और फिर आगे की रोड पर सीसीटीवी कैमरों में वंशिता को 2 लड़कों के साथ कैप्चर किया जाता है, जिनमें से एक संतोष था जबकि दूसरा उसका दोस्त विशाल, और दोनों महज 21 साल के थे। ये देखकर पुलिस को वंशिता के पेरेंट्स के जताए हुए शक पर कहीं न कहीं यकीन होने लगता है, क्योंकि आखिरी बार वंशिता इन्हीं के साथ दिखी थी और अब ये दोनों लड़के अपने घर से फरार थे। यही सब बातें पुलिस के दिमाग में शक का बीज बो देती हैं और फिर पुलिस विशाल और संतोष दोनों को ट्रैक करती है, जबकि संतोष का नंबर सर्विलांस पर लगा देती है। पर अफसोस, संतोष का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, जिस वजह से पुलिस इनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाती और संतोष विशाल तक पहुंचना एक चैलेंजिंग टास्क साबित होता है। पुलिस हर रेलवे स्टेशन पर लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि दोनों शहर छोड़कर भाग गए। हालांकि हजारों कैमरों को जांचना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन संतोष तक पहुंचने की ये एक कड़ी थी। कैमरे में संतोष आखिरी बार विरार रेलवे स्टेशन पर दिखता है। संतोष और विशाल दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ते हैं। ये देखकर पुलिस जयपुर के लिए रवाना होती है और यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर कई रोड्स तक के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि फुटेज से पता चल गया था कि ये दोनों जयपुर से जोधपुर और फिर अजमेर की तरफ निकल पड़े हैं। इसी लीड को फॉलो करते हुए पुलिस आगे बढ़ती है और जानकारी मिलती है कि अजमेर से दोनों ने वैष्णो देवी तक का सफर तय किया है। पुलिस भी इनको फॉलो करते हुए वैष्णो देवी आ जाती है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अब संतोष और विशाल
दोनों गुजरात के पोखरण में हैं। ये जानकारी मिलते ही अब मुंबई पुलिस अहमदाबाद पुलिस की मदद लेती है और उन्हें विशाल और संतोष के बारे में इन्फॉर्म करती है। अहमदाबाद पुलिस तुरंत ही जांच शुरू करती है। हर होटल, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। अहमदाबाद से गुजरात तक के बीच लगे करीब 2000 से ज्यादा कैमरों की चेकिंग की जाती है और इस सब में पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। पर अब भी संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगते। हालांकि इन्हें समय दर समय फुटेजेस में देखा जाता है और हर बार इनके पास वंशिता का स्कूल बैग होता है, पर इन तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस भी कसम खा चुकी थी कि किसी भी हाल में इन बदमाशों को गिरफ्तार करके ही रहेगी। इसलिए पुलिस इनसे जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखती है और फिर इनकी लोकेशन पालनपुर की पता चलती है। ये देखकर पुलिस गुजरात पुलिस की मदद लेती है और साथ ही इन दोनों आरोपियों के फुटेजेस और इनसे जुड़ी डिटेल्स उन्हें दे देती है। गुजरात पुलिस इन तक पहुंचने के लिए अपने लोकल इन्फॉर्मर को एक्टिवेट कर देती है। कुछ समय के बाद पुलिस को पता चलता है कि संतोष को पालनपुर के एक रिश्तेदार के घर में देखा गया है। पुलिस इस खुफिया जानकारी के आधार पर तुरंत उस रिश्तेदार के घर पहुंचती है और दोनों आरोपियों को ढूंढा जाता है। पर अफसोस इस बार भी पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, क्योंकि विशाल और संतोष दोनों पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए थे। इस चूहे बिल्ली के खेल से अब पुलिस भी तंग आ चुकी थी और हैरानी तो इस बात की थी कि पुलिस को महज 21 साल के लड़के चकमा दे रहे थे, लेकिन पुलिस भी इन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच फिर से एक और सीक्रेट इन्फॉर्मर के जरिए पता चलता है कि दोनों आरोपी पालनपुर के ही एक लॉज में ठहरे हुए हैं। ये खबर मिलते ही पुलिस रात के करीब 1 बजे पालनपुर के इस लॉज में पहुंच जाती है और यहाँ पुलिस की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार पुलिस संतोष और विशाल को पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों को मुंबई पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है और पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई आ जाती है। इसके बाद संतोष और विशाल से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पता चलता है कि ये दोनों लड़के स्कूल से ड्रॉप आउट थे और अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन दोनों ने वंशिता को क्यों मारा। जब यही सवाल पुलिस इन दोनों से करती है तो ये कुछ ऐसा राज बताते हैं जिसे सुन पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। संतोष बताता है कि उसकी मुलाकात वंशिता से 8 महीने पहले हुई थी। दोनों ही मुंबई से बिलोंग करते थे और सोशल मीडिया के थ्रू इनकी जान पहचान हुई थी। वंशिता देखने में काफी सुंदर थी और यही सुंदरता संतोष के दिल में घर कर गई। उसने सोशल मीडिया के जरिए वंशिता से बात करना शुरू कर दिया और वंशिता को भी इससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों जल्द ही एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। ये प्यार सिर्फ मोबाइल तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि संतोष और वंशिता दोनों मिलने भी जाते थे और अक्सर इनका मिलना जुलना विशाल के जुहू में बने घर में होता था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। दोनों घंटों घंटों तक इसी घर में अकेले रहते थे और धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ता गया। इसी तरह 25 अगस्त को भी संतोष वंशिता को जुहू वाले घर में मिलने के लिए बुलाता है और खुद वंशिता को पिक करने आता है और इसके साथ विशाल भी था। वंशिता घर से तो स्कूल की ही कह के निकलती है, लेकिन फिर स्कूल के रास्ते पर मुड़ने के बजाय संतोष के साथ चली जाती है और इन तीनों को कैमरे में भी देखा जाता है। संतोष और वंशिता दोनों विशाल के घर जाकर कई घंटे एक साथ गुजारते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि संतोष विशाल के साथ मिलकर वंशिता की जान ले लेता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि संतोष ने वंशिता को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? यही सवाल जब पुलिस संतोष से पूछती है तो संतोष एक ऐसी कहानी सुनाता है जो वाकई में हैरान करने वाली थी। संतोष ने बताया कि वो वंशिता से बहुत प्यार करता था और वंशिता भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता रहता था और ऐसे ही एक दिन वंशिता संतोष के साथ घूमने गई थी, पर तभी रास्ते में वंशिता के परिवार वालों ने दोनों को साथ देख लिया और यहीं से दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। वंशिता का परिवार बेटी को यूं आवारागर्दी करता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ गया और इस सब का जिम्मेदार उन्होंने संतोष को ठहराया, क्योंकि उन्हें लगता था कि संतोष की बातों में आकर वंशिता इस हद तक आगे बढ़ी है। इसलिए परिवार ने वंशिता के सामने न सिर्फ संतोष को खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की, जबकि वंशिता डरी सहमी खड़ी होकर ये सब देखती रही। इसी दिन संतोष ने सोच लिया था कि वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। इतनी मार खाने के बाद भी संतोष ने वंशिता का साथ नहीं छोड़ा, पर अब वंशिता संतोष से दूर रहने लगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने संतोष को भी दूर रहने की सलाह दी, पर संतोष नहीं माना और उसने वंशिता से मिलने की जिद की। हालांकि वंशिता पहले तो मिलने के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन जब संतोष ने बहुत ज्यादा जिद की, बार बार मैसेजेस किए, तो वंशिता राजी हो जाती है और फिर 25 अगस्त की सुबह स्कूल का बहाना लगाकर संतोष से मिलने विशाल के घर चली जाती है। यहाँ पर दोनों कई घंटे साथ बिताते हैं और घर जाते वक्त वंशिता ने संतोष से कहा कि
अब वो उससे कभी मिलने नहीं आएगी और न ही वो उसके साथ अब कोई रिश्ता रखेगी। अब दोनों का साथ बस यहीं तक था। ये सुनकर संतोष हैरान रह गया। दरअसल वंशिता नहीं चाहती थी कि अब वो दोबारा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर संतोष के साथ कोई भी रिश्ता रखे। उस दिन संतोष के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वंशिता कहीं ना कहीं सहम सी गई थी, इसलिए इसने संतोष से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। लेकिन संतोष वंशिता को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। उसने वंशिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वंशिता अपनी जिद पर डटी रही, जबकि संतोष अपनी जिद पर। इसलिए दोनों के बीच बहसबाजी होने लगती है और ये बहस हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों की चीख पुकार सुनकर विशाल भी कमरे के अंदर आ जाता है। गुस्से में संतोष विशाल से वंशिता को मारने को कहता है। इसके बाद ये लोग धारदार हथियार से वंशिता पर हमला करते हैं और ये हमला करीब 5 से 10 बार वंशिता के पेट पर किया जाता है, जिससे वंशिता दर्द से तड़पने लगती है और हालात ज्यादा गंभीर होने की वजह से फिर उसकी जान चली जाती है। हालांकि जिस तरह से पूरा किस्सा सुनाया गया उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये सब जो कुछ हुआ ये अचानक हुआ, ये कुछ प्लान नहीं था। लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि संतोष ने वंशिता को मारने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, वो भी उस दिन जब वंशिता के पेरेंट्स ने उसके साथ मारपीट की थी, क्योंकि संतोष का ईगो हर्ट हो गया था और उसने ठान लिया था कि वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। संतोष इस प्लान में अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। दोनों हम उम्र ही थे, अच्छे दोस्त थे, इसलिए विशाल संतोष की बातों में आ जाता है, क्योंकि संतोष ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि पुलिस चाहकर भी उन तक पहुंच नहीं पाएगी और वो आसानी से बच निकलेंगे और जब पूरा मामला ठंडा हो जाएगा तो वो वापस मुंबई आकर रहने लगेंगे। विशाल ने भी आंखें बंद करके संतोष की बातों पर भरोसा कर लिया। प्लान तो बन गया, पर इसे कामयाब करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि ये दोनों पहले ही सोच चुके थे कि वंशिता को मारने के बाद ये मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। पैसों का इंतजाम करने के लिए संतोष ने अपने घर में चोरी की और वो अपनी माँ का सोने का मंगलसूत्र चुरा लेता है और इसे पास की ही एक सोने की दुकान में जाकर बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अब हाथ में पैसे भी थे और अंदर बदला लेने का जुनून भी। मंगलसूत्र से मिले पैसों से संतोष 10,000 विशाल को भी देता है, जिससे वो धारदार हथियार, सूटकेस और बाकी जरूरत का सामान खरीद लेता है। सभी इंतजाम करने के बाद संतोष वंशिता को 25 अगस्त को मिलने के लिए बुला लेता है और फिर से विशाल के घर ले जाता है। कुछ समय साथ बिताने के बाद उससे साथ रहने की जिद करता है और जब वंशिता नहीं मानती तो उसे वो विशाल के साथ मिलकर बेरहमी से मार देता है। वंशिता की सांसें थमने के बाद दोनों कुछ पल सोच विचार करते हैं और फिर वंशिता की स्कूल ड्रेस उतारकर उसे संतोष की पैंट शर्ट पहनाते हैं। इसके बाद वंशिता की बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं और इसे एक सूटकेस में रख देते हैं। लेकिन इस सूटकेस में वंशिता की बॉडी को फिट करना मुश्किल था, पर दोनों किसी तरह उसे बैग में ठूस देते हैं और बैग की चेन लगाकर उसे साथ लेकर घर से निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ऑटो को रोकते हैं और उसे विले पार्ले रेलवे स्टेशन चलने को कहते हैं और फिर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ खड़ी विरार स्लो ट्रेन में सवार हो जाते हैं और सूटकेस इन्हीं के साथ होता है और संतोष ने वंशिता का स्कूल बैग भी टांगा हुआ होता है। ट्रेन में बैठने के बाद करीब 5:30 बजे के करीब ट्रेन जब नयगांव स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो ये उससे पहले ही चलती ट्रेन से झाड़ियों के बीच एक पुल के नीचे वंशिता की बॉडी वाला सूटकेस फेंक देते हैं और वसई की ट्रेन पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर पुलिस से छुपने के लिए अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। संतोष ने पुलिस को बताया कि उसने इस पूरी प्लानिंग को इतनी बखूबी इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो काफी समय से क्राइम पेट्रोल देख रहा था। कई एपिसोड्स देखकर उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। संतोष और विशाल के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर इसके बाद दोनों को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल इनका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। वेल, आपको क्या लगता है इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।